द मेमन मर्चेंट एसोसिएशन परभनी के ज़ेर इंसराम मौजुल मुस्लिमीन हाई स्कूल परभनी, जमात दहम सेमी मीडियम के तलबा, आप सभी का इस वीडियो में खैर मकदम है। हम साइंस 2 का एक चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। इस चैप्टर में एक्चुअली आपको जो चीज़ें पढ़नी है उसमें पहला है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स। आप ये चीज़ें ध्यान में रखिए, आपको इस चैप्टर में करना क्या क्या है। तो पहले हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो मोड्स हैं ये रिप्रोडक्शन के, अल्फाज पर भी ध्यान दीजिए। रिप्रोडक्शन इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी दूसरा पॉइंट। तीसरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट रहेगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर इन चीज़ों को तरीके से समझना हो हमको तो इस चैप्टर के 3 या 4 या 5 वीडियो हो सकता है हमारे बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। इस साल के लिए फिर एक बार दोहरा दूं कि कैन यू रिकॉल के सेक्शन में से आपके लिए कोई सवाल बोर्ड के पेपर में नहीं होगा, लेकिन इन चीज़ों को डिस्कस करना ज़रूरी है ताकि हम चैप्टर की थीम को समझ सकें। कैन यू रिकॉल में पहली चीज़ दी गई है, विच आर द इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहले चैप्टर में हम कई बार इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा एलाबोरेट नहीं करूँगा। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स मीन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस तरह के जो प्रोसेस हैं जो जानदार करते हैं इनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ये सारे के सारे जानदारों के लिए ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कैन यू रिकॉल में विच लाइफ प्रोसेसेस आर इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी। इसको ध्यान में रखिए। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि लाइफ प्रोसेस से, न्यूट्रिशन से एनर्जी निकालने के लिए जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ज़रूरी है, मगर रेस्पिरेशन में एक्चुअली अगर आपको रेस्पिरेशन के बारे में पूछा जाए कि यहाँ पर होता क्या है तो आप कहेंगे न्यूट्रिएंट्स के ऑक्सीडेशन से बॉडी को एनर्जी मिलती है। बट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी न्यूट्रिशंस का भी बॉडी में होना जरूरी है, इसलिए न्यूट्रिशन ये लाइफ प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए। एट द सेम टाइम जो प्रोड्यूस्ड एनर्जी ये एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल से एनर्जी रिप्रोड्यूस करने के लिए इन मॉलिक्यूल्स का वेरियस बॉडी पार्ट्स में जाना जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए रेस्पिरेशन के साथ साथ न्यूट्रिशन एंड सर्कुलेशन, ये दो चीजें हमारे लिए जरूरी होती हैं, तभी जाकर हमारा बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। इसके बाद फिर इंपॉर्टेंस में एक पॉइंट आपको लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं आप। इट इज द लाइफ प्रोसेस विच नॉट ओनली हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू रिमेन अलाइव। ये ऐसा लाइफ प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखता है। जानदारों की किस्म को तनाव के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए वो जिंदा रखता है, बट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मेंटेन द कंटिन्यूटी मतलब आज दुनिया में जितने जानदार जिंदा हैं, मिसाल के तौर पर इंसानों की बात कर लीजिए, तो ये एक वक्त के बाद फितरी मौत मर जाएंगे, नेचुरल एज के बाद उनकी डेथ हो जाएगी। मगर अगर ये अपने जैसा जानदार दुनिया में पैदा करके जाते हैं तो आइंदा आने वाली दुनिया में भी इंसान लाजमी तौर पर जिंदा रहेंगे। अगर किसी स्पेसीज को दुनिया से टोटली ख़त्म करना हो तो उनके रिप्रोडक्शन की जो सलाहियत है वो अगर ख़त्म कर दी जाए तो वो स्पेसीज, जानदारों की वो किस्में दुनिया से हमेशा के लिए नापेद हो जाएंगी, अनखा हो जाएंगी। जिस तरह बहुत सारे जानदारों के बारे में आप सुनते हैं, उनकी कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज का जो प्रोसेस है वो नहीं हो सका, इसलिए हम उनके बारे में फॉर एग्जांपल डायनासोर पढ़ते हैं, लेकिन आज हमको डायनासोर एक भी नजर नहीं आएगा। हैंस रिप्रोडक्शन जानदारों को जिंदा रखने के लिए और उनकी नस्लों को दुनिया में बाकी रखने के लिए जरूरी होता है। फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड टेल द लाइफ प्रोसेस विच यू आइडेंटिफाइड। अब रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई कुछ कॉमन चीजें, अभी ये समझ लीजिए कि आपने चैप्टर पढ़ा नहीं है, आपको यहाँ पर कुछ फिगर्स दी हुई हैं और पूछा गया है कि आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है। तो समझिए ये पहली फिगर, इसमें मुझे नजर आ रहा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं इसको। चलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अल्फाज अगर आपके पहली क्लास में पढ़े हुए जहन में ना भी हों तो यहाँ पर अ ट्विग इज प्लांटेड एंड द रूटलेट्स आर शोन। ट्विग मतलब एक कलम यहाँ पर हमने लगाई हुई। अभी बारिश का मौसम हमारा जारी है और ख़त्म होने के कगार पर है। आपने घरों में लाकर गुलाब के पौधे लगाए होंगे, तो एक कलम किसी पौधे से निकाल कर हम लाते हैं, लाकर उसको मिट्टी में दबा देते हैं। दबा देने के बाद रूटलेट्स जो है, इसकी जड़ें, छोटी छोटी जड़ें बनना शुरू होती हैं इससे, और उसके बाद इसकी मदद से एक नया गुलाब का पौधा हमारे पास पैदा होता है।
हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन, तो आपको ये कॉमन प्रोसेस, अभी ये क्यों होता है, कैसे होता है, कि एक्सप्लेनेशन की अभी जरूरत नहीं, इसको आगे देखेंगे। फिर दूसरी फिगर आपको जो बुक में दी गई है, अकॉर्डिंग टू दैट फिगर, वहां पर अ हेन इज लेइंग एग, मुर्गी है, मुर्गी अंडा दे रही है, इस अंडे से इस मुर्गी की नई नस्ल पैदा होगी, शर्त है कि आपसे बच जाइए, और ना अगर आप खा जाए तो सारे के सारे अंडे, तो फिर मुर्गियां नई पैदा नहीं होंगी, इसलिए कुछ मुर्गियां पैदा करने के लिए अंडों को बाकी रखना जरूरी है। फिर इसके बाद तीसरी फिगर आपको बुक में जो दी गई है, उस फिगर में इस तरह का एक प्रेजेंटेशन आपके सामने है। इसका एक्सप्लेनेशन करना है मुझे, तो जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड मतलब बीज, जर्मिनेशन जर्म का मतलब उससे अखवे का फूटना। और अगर एक बीज जमीन में डाल दिया जाए तो उसको इस तरफ से जड़ें पैदा होना शुरू होंगी, साथ में उसके ऊपर की तरफ से पत्ते पैदा होना शुरू होंगे। इसी को मैंने लिखा हुआ है रेडिकल एंड प्लूम्यूल आर प्रोड्यूस, मतलब बीज की मदद से भी, अंडे की मदद से भी, खलमों की मदद से भी हम जानदार पैदा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है, इस तरह की एक फिगर है। इसको एक्सप्लेन करना हो तो अगर चैप्टर 1 का पुराना नॉलेज आपके पास है तो ये सेल डिवीजन है। यहाँ पर एक अमीबा या कोई भी एक सेल है, ये सेल आहिस्ता आहिस्ता टूटकर नए 2 सेल्स में डिवाइड होता है, इसको हम सेल डिवीजन कहेंगे। यहाँ पर और एक वर्ड उसके लिए लिखा हुआ है बाइनरी फिशन। फिशन का मतलब होगा टूटना और बाइनरी का मतलब होगा 2 में, तो 2 में टूटना। उर्दू की किताब में इसके लिए तक़सीम दुई के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, मतलब एक सेल टूटता है और टूटकर 2 नए सेल्स में तब्दील होता है, 2 नए जानदारों में तब्दील होता है, तो इसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। इस तरह की एक एक्टिविटी आपको बुक में दी गई, इन अशकाल को पहचानिए तो हमको समझ में आता है कि यहाँ पर वेरियस मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मैं जो कहता हूँ ना कि कीप इन माइंड, रिकॉल, ये जरूरी है, तो एक्चुअली यहाँ पर हमको समझ में आता है कि चैप्टर में हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उनकी लिंकिंग पुराने चैप्टर से हम किस तरह कर सकते हैं, इसलिए इन चीजों को नजरअंदाज मत कीजिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। बुक में फिगर होने के बाद कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, और उसके तहत आपको पहला सवाल दिया हुआ है, व्हाट डू वी मीन बाय मेंटेनेंस ऑफ स्पेसीज। मैंने अभी बात किया आपको मेंटेन, बरकरार रखना, स्पेसीज नस्लों को, तो नस्लों को बरकरार रखने से क्या मतलब है, तो हर जानदार अपनी तरह के जानदार पैदा करता है। इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है एवरी इंडिविजुअल रिप्रोड्यूसेस इट्स ओन टाइप ऑफ इंडिविजुअल। हर जानदार अपनी तरह के जानदार पैदा करने की सलाहियत रखता है और उसकी वजह से वो मरने के बाद भी उसकी नस्लें दुनिया में बरकरार रहती हैं। ये है मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ आपको, वेदर द न्यू ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू अर्लियर वन दैट हैज रिप्रोड्यूस्ड। सवाल को समझिए, वेदर द न्यू ऑर्गेनिज्म, क्या नया पैदा होने वाला जानदार इस जेनेटिकली मतलब बिल्कुल अपने पुरखों की तरह का ही होगा या अलग होगा। जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर, क्या पुरखों की तरह का होगा, और टू अर्लियर वन और दैट हैज प्रोड्यूस, तो ये हम नहीं कह सकते। इसके लिए आपको स्टूडेंट यहाँ पर भी एक पॉइंट है, इसके अगले स्क्रीन पर भी मैं उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा कि ये कंपलसरी नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि हर दुनिया में पैदा होने वाला जानदार बिल्कुल अपने पुरखों की तरह से पैदा होगा या उनकी सारी के सारे ट्रेड्स, सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पुरखों की तरह के होंगे। नहीं, क्यों, तो इट डिपेंड्स ऑन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मैंने शुरू में कहा था अल्फाज पर ध्यान दीजिए। इस बिट में हम बहुत हल्की फुल्की चीजें पढ़ रहे हैं, बाद में टेक्निकलिटीज में जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन का मोड या तो सेक्सुअल या असेक्सुअल होता है और उस बुनियाद पर हम डिसाइड कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वेदर द न्यू ऑर्गेनिज्म विल बी जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर और नॉट। उसमें क्या, उसमें जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है कीप इन माइंड में कि व्हेन ऑर्गेनिजम्स आर रिप्रोड्यूस्ड थ्रू असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देन ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मुशाबा, बिल्कुल माँ बाप की तरह लगना। अगर आपने एक गुलाब का पौधा लाके उससे पौधा लगा दिया तो बिल्कुल पहले पौधे को जैसे गुलाब आते हैं उसी तरह के अगर नए पौधे को भी गुलाब आते हैं तो इसको मैं बोलूंगा जेनेटिकली आइडियल। ऑफस्प्रिंग, अगली नस्ल, तो अगली नस्ल जेनेटिकली आइडेंटिकल कब होगी, तो उसका आंसर है व्हेन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल। इसके एक्सप्लेनेशन पर हम आएंगे, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कैसे होता है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, व्हेन द रिप्रोडक्शन इज थ्रू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर समझिए वो सेक्सुअल मोड में होता है तो देन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग क्रॉसिंग, ये एक इतना सारा चीज यहाँ पर लिखी हुई है।
रिकॉम्बिनेशन हमने सेल डिवीजन में भी पढ़ा हुआ है कि अगर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है तो उसके लिए 2 पेरेंट्स का होना जरूरी है, एक मेल एक फीमेल। मेल से स्पर्म्स, फीमेल से ओवम्स या इस तरह के जर्म सेल्स मिलेंगे और मिलने के बाद उससे फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एक जाइगोट बनेगा। सादी जबान में कहना हो तो मैं इसको कहूंगा एक अंडा तैयार होता है और उससे नई नस्ल बनती है। जब 2 पेरेंट्स मिलते हैं तो उनमें 2 अलग अलग तरह की ट्रेड्स होती हैं और वो दोनों के मिलाप से बनने वाला जो नया ऑर्गेनिज्म रहेगा, उस सूरत में जो ऑफस्प्रिंग है, जो नई नस्ल है, वो लाजमी नहीं होता कि दे शुड बी जेनेटिकली आइडेंटिकल। तो आपको यहाँ पर इस पूरे स्क्रीन पर मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, अभी जो बुक में इंट्रोड्यूस हुई है, चैप्टर में इंट्रोड्यूस हुई है, वो है कि अगर ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल है तो दैट इज असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और अगर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है तो क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन की वजह से नई नस्ल जेनेटिकली आइडेंटिकल मतलब हूबहू उनकी तरह के ट्रेड्स रखने वाली, कैरेक्टर्स रखने वाली नहीं होगी। उनमें थोड़े से चेंजेस या जिसको हम इस चैप्टर में वेरिएशन कहते हैं, वेरिएशंस आएंगे और वो नस्ल थोड़ी सी बदली हुई जरूर होगी। नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं कैन यू टेल में who determines whether the 2 organisms of a species will be exactly similar or not। अब इस पर बात हो चुकी है कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पर डिपेंड करेगा कि अगली आने वाली नस्ल एग्जैक्टली सिमिलर होगी कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल डिवीजन and the formation of new organism of same species by earlier existing organism। यहाँ पर आपको पूछा गया व्हाट इज द रिलेशनशिप, किसमें? सेल डिवीजन में एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स में। तो उसके लिए छोटा सा आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज ए रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन, मतलब जब एक जानदार से दूसरा जानदार बनता है तो एक सेल से नए सेल्स, नए गैमेट्स बनते हैं और ये 2 गैमेट्स मिलते हैं, मिलने के बाद ही नया जानदार बनेगा। ये इसका रिलेशन है, मतलब सेल डिवीजन यहाँ पर भी होता है। आप सेल डिवीजन को रिप्रोडक्शन से अलग नहीं रख सकते। इसके बाद है यहाँ पर रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, इसलिए मैंने डिस्टिंक्ट लिखा है उसको, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नए जानदार का बनना, ऑफ सेम स्पेसीज, बिल्कुल उसी तरह की नस्ल का जैसी नस्ल के पेरेंट्स थी, बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? तो 2 दुनिया में पाए जाने वाले जानदार हैं, उन जानदारों से उनकी तरह का नया जानदार पैदा होने का अमल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अच्छी जबान में इसको तौलीद का अमल भी हम कहते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन के ताल्लुक से एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इट इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने जानदार हैं, आपको कोई भी जानदार ऐसा नहीं मिलेगा जो रिप्रोडक्शन नहीं करता। ये अल्लाह ताला ने दी हुई तौलीद की सलाहियत है जिसकी मदद से जानदार दुनिया में अपनी नस्लों को बरकरार रखने का काम करते हैं। Also a reason responsible for revolution of each species, for evolution of species, evolution इर्तिखा हम पढ़ के आ रहे हैं शुरू के चैप्टर्स में कि जो नस्लें पैदा होती हैं वो पैदा होने के बाद दुनिया में जिंदा रहती हैं, एडेप्टेशन करती हैं, उसके बाद उनमें थोड़े से वेरिएशंस होते हैं माहौल की वजह से या फिर उनके चेंजेस की वजह से, और उसके बाद ये नस्लें अपनी तरह की नस्लें पैदा करती हैं और इस तरह नस्ल दर नस्ल जानदार दुनिया में आते जाते रहते हैं, लेकिन उनकी किस्में बाकी रहती हैं। फिर आगे एक पॉइंट लिखा हुआ है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन ऑकर मेनली बाय 2 मेथड्स। जितने दुनिया में जानदार हैं जो अपनी तरह का जानदार पैदा करते हैं, ये प्रोसेस 2 तरीकों से होगा, जिसमें आपको बुक में पहले पढ़ना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके बाद दूसरा पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए पहले हम लोग प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म, प्रोसेस अमल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नए जानदार के बनने का अमल, बाय एन ऑर्गेनिज्म, एक जानदार के जरिए, ऑफ सेम स्पेसीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट कितना है? तो ये विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, मतलब यहाँ पर 2 गैमेट्स का, मेल फीमेल का, स्पर्म ओवम का मिलना जरूरी नहीं होता। ऐसे रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड का मोड कहलाएगा। खलम लगा दिया आपने और उस खलम में आपको कोई मेल फीमेल की जरूरत नहीं पड़ी और उससे नया एक गुलाब का पौधा बन गया कि एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मिलाप जरूरी नहीं होता गैमेट्स का, तो इसको हम असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहेंगे। फिर इसके बाद 3 चीजें यहाँ पर, 4 चीजें इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टीज हैं ये कि एज देयर इज नॉट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स,
मिलाप की ज़रूरत नहीं होती। द न्यू ऑर्गेनिज्म इज़ जेनेटिकली सिमिलर, तो मतलब नई जनरेशन में वेरिएशंस नहीं आएंगे। वो जनरेशन चाहे पौधे हों या जानदार हों, जानवर हों, एनिमल्स हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, अगर जेनेटिकली सिमिलर हैं इसका मतलब असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। और अगर इसमें असेक्सुअल मोड है तो दिस इज यूनी पैरेंटल। यूनी एक, पैरेंटल मतलब इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। एंड इट ऑकर्स बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोसिस जो होता है उसके नतीजे में एक सेल डिवाइड होकर इससे दो नए सेल बनते हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी। यहाँ पर दो छोटी चीजें हैं। एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, असेक्सुअल मोड में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होगा वो नहीं होता, नहीं होगा मतलब वही वही बात हम अलग अल्फाज में कह रहे हैं कि माँ बाप मतलब स्पर्म और ओवम दोनों के मिलाप की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट स्पेसिस की तरह का जानदार पैदा होता है। और चौथा और लास्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज फास्ट। ये खुदा की कुदरत है, असेक्सुअल मोड से जितने जानदार पैदा होते हैं इनका रिप्रोडक्शन फास्ट होगा, मतलब ये एक ही वक्त में कई जानदार पैदा हो सकते हैं। थोड़ा सा जहन पर जोर डालिए कि आमतौर पर इंसानों में एक वक्त में एक या दो जानदार पैदा होते हैं। आपने जानवरों में गाय, बैल, बकरी, गाय, भैंस, बकरी इस तरह के जानदारों से रिप्रोडक्शन देखा होगा। इनको एक वक्त में एक या दो, बकरी में कई बार कभी दो या तीन इस तरह के जानदार पैदा होते हैं। मतलब नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो पैदा होते हैं रिप्रोडक्शन के नतीजे में वो कम होगा। जितनी मिसालें मैंने दी हैं वो सारी की सारी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। मगर समझिए कि असेक्सुअल मोड है। स्पर्म अगर समझिए सॉरी एमीबा जो होता है, एमीबा अगर एक बार रिप्रोडक्शन कर दे तो एक ही वक्त में कई एमीबा बना देगा। तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज फास्ट। आगे चलते हैं। इसके ट्रेट्स होने के बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है हमको पहले चैप्टर में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको दो टाइप की चीजें पढ़नी है। पहले तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल असेक्सुअल होगा, उसमें से अब हम एसेक्सुअल शुरू कर रहे हैं। असेक्सुअल में आपको दो टाइप की चीजें बुक में दी हुई हैं, दो तरह से पढ़ेंगे हम इसको। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब दोनों में थोड़ा सा फर्क रहेगा, इसलिए हम दो अलग अलग हिस्सों में पढ़ने वाले हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे, तो नंबर एक बाइनरी फिशन, जिसका मतलब मैंने आपको पहले बताया, फिशन मतलब टूटना, बाइनरी दो में, तो एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बनने का प्रोसेस बाइनरी फिशन। मल्टीपल, बहुत सारे, कसीर बोलते हैं इसको। तो मल्टीपल फिशन में एक ही जानवर, एक ही सेल टूटेगा, एक ही जानदार का सेल टूटेगा और उससे एक ही वक्त में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं, उसको मल्टीपल फिशन कहते हैं। तीसरा बडिंग, बड मतलब कली को कहते हैं हम लोग, फूल की जो कली होगी वो बड है। तो कली बनना वंचाकारी उर्दू में कहा जाता है इसको। इस तरीके से भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जानदार पैदा करते हैं। असेक्सुअल मोड में ही जब बड़े जानदार होंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करेंगे, इसमें पहला है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट इसको बोलेंगे जुज, अज्जा, टुकड़ों में तब्दील होना, सादी जबान में कहें अगर आप उसको। फिर उसके बाद रीजेनरेशन है, जेनरेशन पैदा होना, रीजेनरेशन दोबारा पैदा होना, इसका भी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे वहां पर। फिर बडिंग, ये वही वर्ड है जो हम यूनिसेलुलर में पढ़ रहे हैं, कलगी फूटना, गुंचा फूटना। और उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन, शुरू में हम इस पर बात कर चुके हैं कि बहुत सारे पौधे इस तरीके से भी जो है तो अपनी जानदार पैदा करते हैं। और पांचवा स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन का एक्सप्लेनेशन भी हम डिटेल में वहां पर करेंगे। तो ये आपका जो माइंड मैप बनेगा, चैप्टर का जो मैप बनेगा, उसमें आपको ये चीजें जहन में रखनी है। हम इस वीडियो में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सिर्फ 3 चीजें पढ़कर रुक जाएंगे ताकि बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, और उसके बाद आगे के चैप्टर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। बाइनरी फिशन पहले किसे कहते हैं, कौन से जानदार करते हैं, तो ध्यान रखिए। प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट मतलब अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एंड यूकैरियोटिक्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन। मतलब यहाँ पर हमने जानदारों की किस्में लिख दी हैं, उनके एग्जाम्पल्स लिख दें कि ये जितने जानदार होंगे, ये जानदारों में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन असेक्सुअल है नंबर एक, और उसमें भी बाइनरी फिशन है, मतलब ये एक सेल टूटेगा और उसके दो सेल बनते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम इसमें पढ़ाते हैं अमीबा की।
अब इसमें दिस प्रोसेस में पेरेंट सेल्स जो होगा, मतलब एक अमीबा है, वो डिवाइड होगा इनटू टू डॉटर सेल्स। डॉटर मतलब आम जबान में बेटी या दुख्तर कहते हैं, मगर हम साइंस में नई पैदा होने वाले सेल्स के लिए भी डॉटर सेल्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो एक सेल टूटेगा, दो सेल्स बनेंगे, फिर ये माइटोसिस और अमाइटोसिस से होता है। इसके बाद बाइनरी फिशन की अलग अलग 3 किस्में यहाँ पर आपको दी हुई हैं। इसमें पहला है बाइनरी फिशन इन अमीबा या सिंपल बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन अमीबा में क्या होगा कि अमीबा डिवाइड्स इन एनी प्लेन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ शेप। अमीबा यूनिसेलुलर है और इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता। तो शेप फिक्स नहीं होगा मतलब ये किसी भी तरह से डिवाइड होना शुरू हो सकता है। यहाँ पर ये एक अमीबा, फिर उस एक अमीबा जिसको हम पेरेंट अमीबा कहते हैं, ये पेरेंट अमीबा फेवरेबल कंडीशंस में जब वो मैच्योर हो जाए, पुख्ता हो जाए, तो होने के बाद उसकी अगली स्टेप शुरू होती है कि ये न्यूक्लियस इलोंगेशन। यहाँ पर इसका एक न्यूक्लियस था, वो न्यूक्लियस उसका इलोंगेट होकर 2 में तकसीम होना शुरू होता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होगा। इसका मतलब उसका सेल के अंदर के सारी चीजें डिवाइड होकर 2 में, और इस तरह फिर जो है तो डॉटर अमीबा, 2 नए डॉटर अमीबा तैयार होते हैं। ये सिंपल बाइनरी फिशन है। बाइनरी 1 से 2 में तब्दील होने का मेथड है। बाइनरी फिशन की और एक किस्म आपको दी गई है, दैट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन पैरामेशियम में। इसको बोलते हैं हम उर्दू को ट्रांसफर अर्जी, या जिसको उफ्की भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक पैरामेशियम है, ये एक पैरामेशियम, इसको पेरेंट पैरामेशियम का नाम दिया गया। इन फेवरेबल कंडीशंस, मैच्योर हो जाए, पुख्ता हो जाए, सारी चीजें उसके बराबर हो जाएं, डिवाइड होने के काबिल हो जाए। फेवरेबल कंडीशंस का मतलब होगा फिर ये डिवाइड होना शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता 2 में डिवाइड होता है, और फिर एक पैरामेशियम से 2 पैरामेशियम बन गए। कोई गैमेट का मिलाप नहीं है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये जिस तरह का पैरामेशियम पेरेंट था, उसी तरह का सेम जेनेटिकली सिमिलर पैरामेशियम असेक्सुअल मोड में नई नस्ल में पैदा होगा। इसके बाद बाइनरी फिशन की तीसरी और एक किस्म आपको दी गई, दैट इज लॉन्जिट्यूडनल, तूली कहते हैं इसको लंबाई में। ये यूग्लिना में होता है। ये एक यूग्लिना, फिर ये फेवरेबल कंडीशंस में 2 में बीच में से डिवाइड होना शुरू होगा, इसलिए इसको लॉन्जिट्यूडिनल कहते हैं हम लोग। फिर इसके न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता डिवीजन प्रोसेस को बढ़ाता जाएगा, 2 अलग अलग यूग्लिना बनना शुरू होंगे। अगेन फॉर्मेशन ऑफ 2 ऑर्गेनिजम्स, 2 डॉटर सेल्स फ्रॉम 1 ऑर्गेनिज्म, हेंस दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। इसके बाद दूसरा मल्टीपल फिशन में अमीबा एंड सम अदर प्रोटिस्ट अंडरगो मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या होगा, तो पहले अमीबा स्टॉप्स फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया, PSEU, सूडो मतलब उर्दू में इसको हम कहते हैं काजिब, झूठे। तो अमीबा जब हरकत करना है तो जिस्म के किसी भी हिस्से को आगे बढ़ाएगा, वो उसका पैर बन जाएगा। हकीकत में पैर नहीं होता, इसलिए हम उसको सूडोपोडिया, पोडिया मतलब हरकत करने के लिए लगने वाले पैर, इसको काजिब पैर कहते हैं हम लोग उर्दू में। एंड देयर बाय मूवमेंट, तो वो अपने मूवमेंट भी रोक देगा, अपने पैर बनाना रोक देगा। क्यों? उसका रीजन होगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड। जब उसको खाने को ना मिले तो वो एक जगह पर रुक जाएगा, हरकत करना बंद कर देगा। उसके बाद वो क्या करता है, तो इट बिकम्स राउंडेड, गोल हो जाएगा, एंड फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अपने खलिए के अतराफ एक सख्त हॉल बना देगा, एंड दैट कवरिंग विल बी कॉल्ड एज सिस्ट। वो जो सिस्ट बनेगी, यहाँ पर देखिए ये पेरेंट अमीबा है। फिर ये इसने मूवमेंट बंद कर दिया, इस तरह के जो ऑर्गन थे ये राउंड शेप हो गया। राउंड शेप होने के बाद ये ऊपर उसके पूरा एक हॉल बन गया, जिसको हम सिस्ट कहते हैं। सिस्ट के अंदर ही इसका न्यूक्लियस डिवीजन शुरू हो गया, और डिवीजन शुरू होकर एक अमीबा से कई अमीबा यहाँ पर बन गए। फिर एक फेवरेबल कंडीशन में जब वो फूटने के काबिल हो जाए तो इसका सिस्ट फूट जाएगा, हॉल फूट जाएगा, और एक ही वक्त में कई अमीबा यहाँ से बाहर निकलेंगे। इसीलिए एक से कई है, इसलिए इसको मल्टीपल फिशन कहते हैं। बाइनरी फिशन में 1 से 2 बनेंगे, मल्टीपल फिशन में 1 से 1 ही वक्त में कई जानदार बनते हैं। इसको जो आपने पॉइंट्स पढ़ा हुआ है कि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज फास्ट, अब आप अंदाजा लगा दीजिए कि अमीबा एक वक्त में बहुत सारे अमीबा पैदा करना शुरू करता है। उसके बाद ये असेक्सुअल मोड का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तीसरा मेथड है, वो है बडिंग। बड का मतलब बताया मैंने आपको, ऊंचाकारी, उर्दू में कहते हैं कली का फूटना। ये ईस्ट है, डबल रोटी में जो खमीर इस्तेमाल होता है, हम उसके लिए इसकी एग्जांपल भी देख सकते हैं। इसको छोटा सा ईस्ट यानी बेकरी से खमीर ला लीजिए, उसको पानी में डुबोइए, माइक्रोस्कोप पर लगा के देखिए, तो ये ईस्ट सेल है। इसको एक बल्ज, इसके बाद के स्क्रीन पर मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आपके लिए, बल्ज मतलब उभार बनना शुरू होगा। उभार बनकर ये बल्ज जो है तो एक बड में तब्दील हो जाएगा।
और बर्ड में तब्दील होने के बाद फिर वो यहाँ से अलग होकर अलग होना शुरू होगा और एक ही वक्त में इस तरह से कई सेल्स इसके बनना शुरू होते हैं। इसको हम बर्डिंग कहते हैं, कलगी की मदद से या सॉरी कली की मदद से नए जानदार पैदा होना। तो इस तरह से ये बर्डिंग रिप्रोडक्शन आपको नोट्स बनाने के लिए कि माइटोटिक डिवीजन से होता है। इसमें जिस सेल से नए सेल्स बनते हैं उसे पेरेंट सेल कहते हैं। बल्ज मतलब एक उभार बनेगा, उभार से फिर उसके बाद इसका न्यूक्लियस अंदर एंटर करेगा बर्ड में। फिर आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ एक मुनासिब वक्त के बाद जो बर्ड है, जो कली है, वो सेपरेट हो जाएगी और उसके बाद डॉटर ये सेल्स बनना शुरू होते हैं। तो ये बर्डिंग हो गया था। इंशाल्लाह हम इसके बाद का जो हिस्सा है वो अगले पार्ट पे, अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज।